नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम संधि, रस, छंद और अलंकार से प्रश्न बताने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई भी एग्जाम के लिए यहाँ से 100% एक न एक प्रश्न, एक क्या 5 या 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी संधि से या 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, रस से भी उसी तरह आ जाते हैं, और अलंकार तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। चाहे क्लास कितनी ही लंबी, आपके जीवन से बढ़ करके नहीं हो सकती है। ठीक है, आप सभी लोग विश्वास करें और विश्वास के साथ पढ़ें, मन से पढ़ें, और हो सके तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना आप नहीं भूलिएगा। फर्स्ट में है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? एतेव, सदाचार, तपोगुण, रजनी। तो स्वर संधि के बारे में आपसे चर्चा कर रहा है क्वेश्चन में, इसलिए आंसर हो जाएगा रजनीश में। दोस्तों, यहाँ कहने का अर्थ होता है स्वर संधि में आपने संधि तो पढ़े थे, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चल करके इन सभी को फिर टुकड़ा किया गया है, भाग में बांटा गया है। तो रजनीश में क्या है कि स्वर संधि का इसमें मिला हुआ है। यह भूलेंगे नहीं, भूलेंगे तो फिर आपको आगे चल करके दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि भूला हुआ चीज़, ठीक है, दोबारा लाने के लिए जगह पर बहुत दिक्कत होता है। अब यहाँ पे देखिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग, 3 संधि होंगे। अब स्वर संधि के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा या प्लस, ठीक है, ई मिल करके ऊ का निर्माण होता है ऐसे, या प्लस या मिल करके, ठीक है, या का निर्माण होता है। इस तरह से हमने आपको बताया था संधि के बारे में। तो ये हो गया स्वर संधि के, ठीक है। ट्रिक समझिए, चिन्ह को समझिए स्वर संधि को, नहीं तो पता चलेगा कि आप वहाँ पे आ जाएगा स्वर संधि कौन है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये सब बहुत बार पूछता है छांटने के लिए। ठीक है, पवन का सही संधि विच्छेद कौन है? प जोड़ वन, बी है पो जोड़ यन, सी पो जोड़ यन, डी है प जोड़ अवन। आंसर हो जाएगा बी, पो जोड़ यन। यह संधि विच्छेद किसका है? देखिए, पवन का। ठीक है, आपको यह बात भूलना नहीं, पवन का बहुत अच्छा संधि विच्छेद है। बहुत बार परीक्षा हॉल में, बिहार स्टेट में यह एग्जाम आया हुआ है। ठीक है, तो यह क्या है? पो जोड़ यन। थर्ड है, अधा जोड़ गति, अधोगति किस संधि का उदाहरण है? अभी हमने बताया था, स्वर संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि। तो यह देखिए, यहाँ विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो यह सीधा हो जाएगा विसर्ग संधि का क्या है? एग्जाम्पल है, आप इसे भूलेंगे नहीं। ठीक है, 4 है, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद बताइए। परिधि जोड़ आवरण, बी पर्या जोड़ आवरण, सी परि जोड़ आवरण, डी है परिधि जोड़ आवरण। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद 4 का सी, परि जोड़ आवरण। चूंकि परि जोड़ आवरण, जैसे यह क्या है? आकाश है। ठीक है, इस आकाश को पूरे परि मतलब पूरे तरफ से, आवरण मतलब ढका हुआ है, उसे पर्यावरण कहा जाता है। जिसके चारों तरफ पूरा फैला हुआ रहता है आवरण की तरह, मतलब उसी को पर्यावरण कहा जाता है, मतलब परि। ठीक है, उसके ऊपर। दृंग चल का सही संधि विच्छेद बताए। दृंग जोड़ अंचल, बी दृग जोड़ चल, सी है दृग जोड़ अंचल, डी है दिग जोड़ अंचल। दृग अंचल, तो यहाँ सबसे सटीक आंसर हो जाएगा डी, दृग जोड़ अंचल 5 का। ठीक है, क्योंकि दृग का जो है से ग में परिवर्तन हो जाता है। आपको हमने बताया था क किस में परिवर्तन हो जाता है? तीसरा में। तो क के बाद ख आता है और ग आता है, तो ये सीधे थर्ड में परिवर्तन हो जाता है। महोदय का सही संधि विच्छेद बताइए। महान जोड़ उदय, महो जोड़ दय, शी है महा जोड़ उदय, डी है महा जोड़ उदय। तो सही संधि विच्छेद 6 का सी, महा जोड़ उदय। ठीक है, यह जो है से महा जोड़ उदय बन करके ये ऊ है से ओ में परिवर्तन हो जाता है। आपको पहले भी हमने बताया था, ये वो है से ओ में इस तरह की हलंत लग जाता है, तब बन जाता है महा उदय। देखिए यहाँ पे बीच में। ठीक है, यह भूलेंगे नहीं। 7 है, घुड़ दौड़ का सही संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है। घोड़ा जोड़ दौड़, बी है घुड़ जोड़ दौड़, सी है घोड़ जोड़ दौड़, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा घोड़ा जोड़ दौड़। अर्थात घोड़ दौड़ का अर्थ होता है घोड़ाओं के जो रेस होती है उसे घोड़ दौड़ बोला जाता है। 8, अन्वय का सही संधि विच्छेद बताइए। अनु जोड़ या, बी अनु जोड़ या, सी अनु जोड़ आय, डी अनु जोड़ आय।
तो अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सब में देखिए हर्षई दुर्गई लगा हुआ, लेकिन यहाँ यह है, यहाँ आय का मात्रा है। तो अनुजोड़ या 8 का आंसर बी हो जाएगा, अनुजोड़ या। अन्वय कह रहा है, ठीक है, अनुजोड़ या, अर्थात यह देख रहे हैं यहाँ बीच में है, छोटा न लगा हुआ है। उड़ीनियम का सही संधि विच्छेद बताइए। उद जोड़ डेनियम, बी है उड़ जोड़ डेनियम, सी है उद जोड़ डेनियम, डी है उड़ जोड़ डेनियम। तो उड़ीनियम का सही संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है, उद जोड़ डेनियम होगा, ठीक है। 10 का दिगंबर का सही संधि विच्छेद बताइए। दिग जोड़ अंबर, दिग जोड़ अंबर, सी है दिग जोड़ अंबर, डी है दिग जोड़ अंबर। 10 का सी हो जाएगा दिग जोड़ अंबर, क्योंकि क किस में परिवर्तन हो जाएगा? तो ग में परिवर्तन, इससे पहले भी हमने बताया था। अत्याचार का संधि विच्छेद बताइए। 11 अत्याचार का सही संधि विच्छेद बताइए। अति जोड़ अचार, बी अत्या जोड़ चार, सी है अत्य जोड़ अचार, डी है अति जोड़ चार। तो 11 का ये क्या होगा? 11 के अति जोड़ अचार, अति अचार, ठीक है, अत्याचार, अर्थात अति हो जाता है उसको अत्याचार बोला जाता है। तजोमय का सही संधि विच्छेद बताइए। तजो जोड़ मय, बी तेजह जोड़ मय, सी है तेजह जोड़ अम्य, डी है तेजह जोड़ ओमिया। 12 का आंसर हो जाएगा बी तेजह जोड़ मिया, ठीक है, तजोमिया। उदाहरण का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है। उत जोड़ हरण, बी उत जोड़ यन, डी है उद जोड़ रन, डी है उत जोड़ धरन। तो उदाहरण का अर्थ होता है उदाहरण, ह के उच्चारण आ रहा है, तो सही सटीकता से आंसर हो जाएगा 13 का, ये हो जाएगा उत जोड़ हरण। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 14 है तन्मय का सही संधि विच्छेद बताइए। तन जोड़ म्या, बी तन जोड़ अम्या, सी है तत जोड़ म्या, डी है तम जोड़ या। तो तन्मय का सही संधि विच्छेद होगा सी, अर्थात तत जोड़ म्या। निराशा का सही संधि विच्छेद बताइए। निर जोड़ आशा, निराह जोड़ आशा, सी है निरा जोड़ आशा, डी है निरा जोड़ आशा। तो निराशा का सही संधि विच्छेद सी होगा, निरा जोड़ आशा। 16 है धरेश का सही संधि विच्छेद बताइए। धरा जोड़ यस, बी है धरा जोड़ इस, सी है धरा जोड़ इस, डी है धरा जोड़ इस। तो 16 का आंसर बी होगा, धरा जोड़ इस हो जाएगा। 17 निरर्थक का सही संधि विच्छेद बताइए। निरह जोड़ अर्थक, बी निरह जोड़ अर्थक, सी है निरह जोड़ अर्थक, डी है निरह जोड़ अर्थक। तो निरर्थक का सही संधि विच्छेद डी हो जाएगा, निरह जोड़ अर्थक। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद बताइए। सत्य जोड़ आग्रह, सत्य जोड़ ग्रह, ठीक है, और डी है सत्य जोड़ आग्रह। तो देखिए सही संधि विच्छेद होगा ये सत्य जोड़ आग्रह। सत्य के लिए जो आग्रह किया जाता है उसे सत्याग्रह कहा जाता है। 19 है काव्यों उर्मी का सही संधि विच्छेद बताइए। काव्य जोड़ उर्मी, बी है काव्य जोड़ उर्मी, सी है काव्य जोड़ उर्मी, डी है कवि जोड़ उर्मी। 19 का आंसर सी हो जाएगा, काव्य जोड़ उर्मी। 20 श्रवण का सही संधि विच्छेद। श्र जोड़ यान, बी श्र जोड़ यान, बी है श्री जोड़ यान, डी है श्री जोड़ यान। तो श्रवण का सही संधि विच्छेद 20 का सी हो जाएगा, श्री जोड़ यान, श्री। मनोयोग का सही संधि विच्छेद बताइए। मनोह जोड़ योग, बी मना जोड़ योग, सी मना जोड़ आयोग, डी है इनमें से कोई नहीं। 21 का बी आंसर हो जाएगा, मना जोड़ योग, ठीक है। पवित्र का सही संधि विच्छेद। पो जोड़ इत्र, पुवह जोड़ इत्र, सी है पो जोड़ इत्र, डी है पौ जोड़ इत्र। अर्थात 22 का आंसर हो जाएगा सी, पो जोड़ इत्र, सटीक आंसर। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद बताइए। उत जोड़ श्वास, बी है उच्च जोड़ वास, सी उत जोड़ श्वास, डी है उच्च जोड़ श्वास। 23 का आंसर सी हो जाएगा, उत जोड़ श्वास सही संधि विच्छेद होगा। 24 का ई जोड़ ई बराबर ये स्वर संधि के किस भेद से व्यक्त करता है। वृद्धि संधि, यन संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। यह दिखने में आसान लगता है, लेकिन जब परीक्षा हॉल में जाएंगे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए यह प्लस ई मिलकर के किस चीज़ का निर्माण होता है आपको यह भूलना नहीं है। हमने बताया था ट्रिक, या एक तरफ रहेगा प्लस बीच में साइन रहेगा, और ये, ठीक है, बड़ी ये सब मिल करके किस चीज़ का निर्माण होगा। तो ये का निर्माण होता है, या का निर्माण होगा, और ओ का, ठीक है, और अर का निर्माण होता है। एक और इसमें आता है फार्मूला, या ई उ रहेगा और एक री भी रहेगा, ठीक है, ऊ या ऊ प्लस री रहेगा, ठीक है,
यह भूलेंगे नहीं। तो यह हो जाएगा किसका उदाहरण हो जाता है, तो गुण संधि का। ठीक है, इस बात को आपको भूलना नहीं है, 24 का गुण संधि का एग्जाम्पल है। 25 ब्रह्मशास्त्र का सही संधि विच्छेद, ब्रह्मा जोड़ अस्त्र, बी ब्रह्मा जोड़ अस्त्र, सी ब्रह्मा जोड़ अस्त्र। यहाँ पे देखिए विसर्ग संधि लगा हुआ है, डी है ब्रह्म जोड़ अस्त्र। 25 का बी आंसर हो जाएगा ब्रह्मा जोड़ अस्त्र। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद बताइए, वाता जोड़ अनुकूल, वाता जोड़ अनुकूल देखिए थोड़ा सा हर्षेय दुर्गई में अंतर है, वात जोड़ अनुकूल, डी है वात जोड़ अनुकूल। वात अनुकूल का सही संधि विच्छेद हो जाएगा 26 का डी वात जोड़ अनुकूल, तो उसे वातानुकूल, क्योंकि यह जो है से खड़ी पाए में बन जाता है, अर्थात वाता बन जाता है और यहाँ पे अनुकूल लग जाता है, आपको भूलना नहीं है। सन्मति का सही संधि विच्छेद बताइए, सद जोड़ मति, सम जोड़ मति, डी सी है सन जोड़ मति, डी है सत जोड़ मति। 27 का डी सत जोड़ मति। महेश का सही संधि विच्छेद, महा जोड़ ईस, महो जोड़ ईस, मही जोड़ ईस, डी है मही जोड़ ईस, महेश। ठीक है, तो 28 का आंसर हो जाएगा ये महाजोड़ ईस, बहुत आसान है। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद बताइए, आशीष जोड़वाद, आशीष जोड़वाद या आशीर जोड़वाद, या इनमें से कोई नहीं। तो सही संधि विच्छेद हो जाएगा 29 का आपके सामने है, ये आशीर जोड़वाद होगा। ठीक है, यहाँ विसर्ग संधि लग जाएगा। 30 का है महोसन का सही संधि विच्छेद बताइए, महो जोड़ उष्ण, महाजोड़ उष्ण, सी है महाजोड़ उष्ण, डी है महोजोड़ उष्ण। तो 31 का आंसर 30 का आंसर सी हो जाएगा महाजोड़ उष्ण। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद, उत जोड़ जल, बी है उत जोड़ ज्वल, सी है उत जोड़ जब्बल, सी है यहाँ डी होगा दोस्तों, डी है उत जोड़ ज्वल। तो सही संधि विच्छेद उज्ज्वल का क्या हो जाएगा, उत जोड़ ज्वल हो जाएगा, अर्थात बी आंसर। 32 संतोष का सही संधि विच्छेद, स जोड़ तोष, सना जोड़ तोष, सम जोड़ तोष या सम जोड़ तोष। आंसर हो जाएगा 32 का डी हो जाएगा सम जोड़ तोष, समतोष। ठीक है, नमस्ते का सही संधि विच्छेद बताइए, नमः जोड़ अस्ते, बी है नमः जोड़ अस्ते, सी है नमः जोड़ अस्ते, डी है नमः जोड़ ते। तो नमस्ते का सही संधि विच्छेद 33 का डी नमः जोड़ ते हो जाएगा। ठीक है, प्रचुर का सही संधि विच्छेद बताइए, प्रत्यु जोड़ उत्तर, प्रति जोड़ उत्तर, प्रति जोड़ उत्तर, डी है प्रह जोड़ उत्तर। 24 का आंसर बी हो जाएगा प्रति जोड़ उत्तर। व्यर्थ का संधि विच्छेद कौन सा संधि, ये आपसे पूछ रहा है, ई या इसमें कौन सा संधि लगा हुआ है या पहचानने के लिए बोल रहा है। ई या ई उ कौन सा संधि व्यर्थ शब्द में वर्णों को संधि से हुई है, अर्थात किन चीज़ों से इसको व्यर्थ को हम सजा सकते हैं, बना सकते हैं। 35 का बी ई जोड़ ई मिल करके व्यर्थ मतलब संधि हुआ। निह जोड़ विकार का योग शब्द बनेगा, निविकार, निर्विकार, निविकार, निर्विकार। तो निह जोड़ विकार से कौन सा मेल बनेगा, तो निर्विकार बनेगा। 36 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, निर्विकार बनेगा। 37 मन जोड़ भाव का योग से कौन सा शब्द बनेगा, मन याव, मनोभाव, मन याव, बी है मन भाव। तो मनोयोग से मन कौन सा बनेगा, मनोभाव बनेगा, अर्थात मन जोड़ भाव से मनोभाव का निर्माण होता है, यह भूलेंगे नहीं। उत जोड़ हार का योग से कौन सा शब्द बनेगा, उहार, आहार, उद्धार, उत्थार, उद्धार। तो यह क्या बनेगा, उद्धार शब्द बनेगा उत जोड़ हार से, इसलिए 38 का आंसर हो जाएगा बी। अभुद्य शब्द से प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, यन संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या आदि संधि। तो हमने बताया था जहाँ पे आधा या आ जाएगा, च आ जाएगा, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं। तो 39 का आंसर हो जाएगा सीधा यन संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, यन संधि, यन में क्या होता है, आधा खाना चाहिए, आधा पेट भूखे रहना चाहिए। गरीब लोग यन क्या कहते हैं, आधा खाते हैं और आधा भूखे रहते हैं। तो इसलिए 39 का आंसर हो जाएगा ये यन संधि का एग्जाम्पल है। 14 निर्विकार का प्रयुक्त संधि बताइए, व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो निर्विकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यह विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, दिगंबर का प्रयुक्त संधि बताइए,
विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं। तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 41 का बी व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। नायक में प्रयुक्त संधि दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, गुण संधि। तो नायक में कौन सा संधि आपसे पूछ रहा है? नायक के बारे में हमने बोला था कि सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि दीर्घ संधि का क्या क्या गुण होते हैं, इसका फार्मूला क्या बताया था। तो या, ठीक है, ई ऊ, एक तरफ या रहेगा, ई रहेगा और बड़ी छोटी ऊ रहेगा। तो ये सब मिलकर के या का निर्माण होगा, या बड़ी ई का निर्माण होता है और एक बड़ी ऊ का निर्माण होता है। उसी प्रकार वृद्धि संधि में एक या, ठीक है, प्लस ये और या रहेगा और इसके बाद ये या का निर्माण होता है, ठीक है, और या प्लस या रहेगा तो क्या हो जाएगा? ओ का निर्माण हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बहुत चीज़ आपको सोचना है। अर्थात कहने का अर्थ है कि यदि एक तरफ होता है क्या है कि वहाँ पे प्लस का साइन रहेगा, तो यहाँ एक तरफ या रहेगा, ठीक है। तो यह वृद्धि संधि के बारे में हम बता रहे हैं, और दूसरी तरफ ओ और बड़ी ओ रहेगा, और रहेगा, तो इससे बनेगा औ का निर्माण होगा। तो ये वृद्धि संधि के हमने बताया दिया हो, ठीक है। अब यन संधि के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा, इसलिए कि बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको रिवीजन हो जाएगा। अब यहाँ पे अयादि संधि आ गया। अयादि संधि का फार्मूला हमने क्या दिया था? ये या, ठीक है, और दूसरी तरफ ओ, और ये सब क्या है? अयादि संधि क्या है। और गुण संधि के बारे में बता दिया हूँ कि यह, ठीक है, या प्लस ई, छोटी ई और ऊ, बड़ी छोटी ऊ बराबर ये या वो और आर का निर्माण होता है। तो 42 का आंसर हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? अयादि संधि के अंतर्गत आता है, ठीक है, अयादि संधि। अद्यपि में प्रयुक्त संधि बताइए। गुण संधि, यन संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि। तो अद्यपि को तोड़ेंगे, अद्य जोड़ अपि, ठीक है। तो इसका सही संधि विच्छेद 33 का हो जाएगा यन संधि। यन संधि कहने का अर्थ है दोस्तों कि जब आप संधि करेंगे तो ई और ऊ, ठीक है, ऊ, ये सब मिल करके किस चीज़ का निर्माण करते हैं? री से भिन्न हो जाते हैं। और यन संधि में ये सब क्या आ जाते हैं? मिल जाते हैं। तो क्या बन जाता है? या बन जाता है, अंतरसिया का निर्माण हो जाता है, या हुआ का निर्माण हो जाता है। इस तरह से हमने यन संधि के बारे में बताया। परोपकार में प्रयुक्त संधि, यन संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि, वृद्धि संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब पहचानना। तो परोपकार में कौन सा संधि है? आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। 44 का आंसर हो जाएगा बी, ये है गुण संधि के अंतर्गत, ठीक है। 45 में सत्य में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दीर्घ संधि, यन संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। तो सत्याग्रह में सीधा सीधी आंसर हो जाएगा 45 का बी, यन संधि के अंतर्गत आता है। यन संधि में हमने बताया था कि इसके अंतर्गत ई, ठीक है, एक तरफ रहेगा और दूसरी तरफ क्या क्या रहेगा? री रहेगा और उससे भिन्न स्वर रहता है, तो आ जाता है या का निर्माण हो जाता है और व का निर्माण हो जाएगा, ई ऊ और ऊ रहेगा। तो इस तरह से हमने आपको हर तरह से बता दिया था। आगे यदि नहीं जानते हैं तो क्लास आप जा करके कर सकते हैं संधि के बारे में। निम्नलिखित में से शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध उस शब्द का चयन कीजिए। तथापि, तथैव, तदोपरांत, तदाकार। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है 46 में गलत संधि के बारे में पूछ रहा है। तो तंदोपरांत का तदो जो उपरांत नहीं था, तंदोपरांत, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पवित्र प्रयुक्त संधि, गुण संधि, अयादि संधि, यन संधि, वृद्धि संधि। तो पवित्र में कौन सा संधि है? तो बी होगा, अयादि संधि, यह भूलेंगे नहीं। स्वागतम में प्रयुक्त संधि क्या है? स्वागतम 48 का सी हो जाएगा, यन संधि हो जाएगा। 49 निर्जम में प्रयुक्त संधि बताइए। विसर्ग संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। तो निर्जन में सीधा सीधी यह विसर्ग संधि हो जाएगा 49। 50 निरोग का प्रयुक्त संधि नाम बताइए। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो निरोग का सही संधि विच्छेद हो जाएगा विसर्ग संधि, सटीक आंसर हो जाता है। 51 निराधार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। निरह जोड़धार, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं। 51 का आंसर जो हो जाएगा से वह सीधा ये हो जाएगा, ठीक है, 51 का।
किस संधि के अंतर्गत आ जाएगा? तो विसर्ग संधि, अभी हमने बता दिया था। अब यहाँ से अलंकार के बारे में बता रहा हूँ। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन? स्वर व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और यादि संधि। तो 1 2 3 4 5, तो आंसर हो जाएगा 5 ऑप्शन सी। किसके बारे में? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये है टॉपिक। अब फर्स्ट क्वेश्चन में अलंकार से बताने जा रहा हूँ। इससे पहले संधि बताया था, अब अलंकार का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। बिन पक्ष चले सुन बिन कान्हा, बिन कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में अलंकार पूछ रहा है आपसे, कौन सा अलंकार छिपी हुई है? तो असंगति अलंकार है या विश्वयुक्ति अलंकार है और दृष्टांत अलंकार है, विभाना अलंकार है। तो बिन पद चले बिनु कान्हा अर्थात विभाना अलंकार है। विभाना अलंकार कहता है कि बिना कल्पना से, ठीक है, कल्पना के सहारे जिंदगी जीना, ठीक है, कल्पना करना किसी कारणवश, वहाँ पे विभाना अलंकार हो जाता है। देखिए यहाँ पे बिन पग चले बिन कान्हा अर्थात ईश्वर बिना पग के चलते हैं, बिना कान के श्रवण करते हैं, बिना कर्म किए हुए वे सारे विधि मतलब सारे विधि सारे काम को पूरा कर लेते हैं। तो यह है विभाना अलंकार। तरनी तनुज तर तमाल तरवल बहु छाई, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाये। इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तरनी तनुज तो ये तो बता ही दिया, पर झुके कुल सो जल परसन हित सुहाई अर्थात अनुप्रास, रूपक, अमक या उत्प्रेक्षा। तो आपसे यहाँ पे आंसर पूछ रहा है, दूसरा का डी होगा उत्प्रेक्षा। अब उत्प्रेक्षा क्या कहता है, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। अर्थात इसकी परिभाषा कहता है उत्प्रेक्षा के अनु, जिसमें अनु मतलब होता है अनुज और प्रास, ठीक है, सॉरी उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा के बारे में हमने क्लास भी लिया है। और उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहां उपमेय की संभावना हो, कल्पना कर ली जाती है, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, उत्प्रेक्षा मतलब उपेक्षा की जाती, कल्पना की जाती, वहां पे उपेक्षा अलंकार होता है। जैसे यहाँ बोल रहा है तरनी तनुज तर तमाल तरवर बहु छाई, झुके कुल सो जल प्रसन हित मनु सुहाई अर्थात यह उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत होगा। जहाँ पे उपमेय की संभावना अथवा कल्पना कर ली जाती है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। इससे पहले हमने विभावना अलंकार बताए थे, जहाँ पे कल्पना के सहारे पंक्ति लिखी जाती है, जिसमें कल्पना का सहारा लिया जाता है, वहाँ पे विभावना अलंकार कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने और धर्मों का अलंकार कहते। इस युक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द क्या अर्थ है? मजहब, गुण, सत्कर्म, कर्तव्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है गुण के बारे में बता रहा है। ठीक है, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो गुण बोला जाता है। फोर माला फेरत झुक गया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इस दोहे में रूपक कौन सा अलंकार है, ये आपसे पूछ रहा है। रूपक, अनुप्रास या उपमा या अमक। तो 4 का आंसर बहुत अच्छा पंक्ति है, आपको यह आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अमक अलंकार। अमक अलंकार की परिभाषा कहता है, अमक अलंकार उस व्यक्ति को बोला जाता है जिसमें क्या होता है, जहां एक शब्द 2 बार से अधिक आवृत्ति हो। ठीक है, हर बार उसका अर्थ क्या हो जाता है, बदल बदल के अलग अलग आता है। जैसे यहाँ पे पंक्ति सुनने से पता चल रहा है, माला फेरत झुक गया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अर्थात देखिए मन का एक ही माला, देखिए मन मतलब बहुत बार मन का प्रयोग हुआ, लेकिन हर बार क्या होता है, ठीक है, इसका जो है से अर्थ अलग अलग आता है, इसलिए यह अमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, फिर से सुनेंगे, जहां एक शब्द 2 बार आए या अधिक बार आए, उसका अर्थ बदल जाए, तो वह समझ लीजिएगा अमक अलंकार होता है। कुलन में कली, कछारन में गुंजन में, क्यारिन में कलीन किलत। अर्थात यह किस अलंकार का उदाहरण है? अनुप्रास, रूपक, यमक या सलेश। आपसे बहुत अच्छा ये प्रश्न पूछ रहा है, आपको आंसर देना चाहिए। तो 5 का आंसर जो है से सीधा ये हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार, जहाँ पे अनु मतलब वर्ण की आवृत्ति। ठीक है, अनुप्रास का अर्थ होता है जहाँ पे वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। ठीक है, किसी कारण से उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। कुलन में, कली में, कछारण में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित में, कलीन में। देखिए बार बार आ रहा है एक ही शब्द। ठीक है, वर्णों की आवृत्ति बार बार आ रहा है। देखिए कु, क, की, क,
के इस तरह से देखें तो बार बार इसका वर्ण की आवृत्ति हो रहा है। बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फरनियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। इस काव्य में अलंकार फिर से पूछ रहा है, अनुप्रास, सलेश, अमक या अतिशयोक्ति। तो आंसर शिष्ट का आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा? डी। अर्थात यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ पे बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ लोक लाज बढ़ा चढ़ा करके प्रशंसा की जाती है। तो यहाँ पे पूछा रहा है पंक्ति में, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। देखिए बढ़ा चढ़ा करके यहाँ उपमा की जा रही है। चरण कमल बंधो हरियाई, इस काव्य में पंक्ति पूछा बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 का आंसर हो जाएगा ये उपमा अलंकार। चरण कमल बंधो हरियाई मतलब हरि की कमल कैसी है, तो चरण के समान है। उपमा में हमने बताया था उपमा अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ पे एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है। देखिए चरण कमल बंधो हरियाई, हरियाई ठीक है, अर्थात हरि के जो कमल है, चरण है, वह कमल के समान है। तो यहाँ प्राणी की तुलना की जा रही है दूसरे व्यक्ति से। इस तरह से ये क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। फिर से सुनेंगे, जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरो, मोती मानस चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार छिपा हुआ है? सलेश, रूपक, उपमा या डी है उत्प्रेक्षा। आंसर हो जाएगा सटीक आंसर 8 का सीधा ये सलेश अलंकार। सलेश अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ, जहाँ पे अर्थ में दो शब्द मतलब एक शब्द में दो अर्थ चिपका हुआ रहता है वहाँ पे सलेश अलंकार होता है। अर्थात दो अर्थ निकलता है। जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी, पानी का अर्थ होता है दोनों जगह अलग अलग हो जाएगा। 9 है चरण कमल बंधो हरियाई में कौन सा अलंकार है? सलेश, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति। यह दोबारा रिवीजन कर गया है। 9 का आंसर सी हो जाएगा, रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंधो हरियाई अर्थात आपको यह बात समझ में आना चाहिए कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ गुण अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। देखिए चरण कमल बंधो हरियाई मतलब थोड़ा सा क्या है, अंतर हो रहा है, अत्यंत समानता मिल रहा है उपमेय और उपमान का। 10 है निम्नलिखित को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तालियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं फली है कुटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गीत उड़ान सब भूले। पुलंकित पंख में कौन सा अलंकार छिपी हुई? उपमा, रूपक, अनुप्रास या सलेश। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, यह आपको जानना चाहिए क्योंकि देखिए इसमें पंक्ति में ही आंसर छिपा हुआ है। तो पंक्ति पढ़ लेंगे तो आप 10 का आंसर दे पाएंगे। आंसर हो जाएगा सी, अनुप्रास अलंकार। जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति क्या होती है? अनुप्रास का अर्थ होता है जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है और हर बार क्या होता है, अर्थ जो है से चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, अर्थ बदल जाता है। 11 है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों को सबसे उपयुक्त अंतर। इसी तरह कहीं कहीं आपको एग्जाम हॉल में भी देखने को मिलेगी, इससे आपको टेंशन नहीं लेना है इस, ठीक है। तो हम 12 प्रश्न पर बात करेंगे कि नीचे दिए गए को पढ़ करके आप आंसर देना है। जैसे बीते बिभारी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट घट उषा नगरी, खग कुल 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 सा बोल रहा है, किसले का आंचल डोल रहा है, लोहिया लतिका सो भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, अंधेरों में राग अमद पिए, अलकों में मलज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों भरे विहाग रे। इसमें मधुकुल नवल रस गागरी में कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा, रूपक, सलेश, अमंक। तो यहाँ पे पूछना मधु मुकुल नवल रस गारी, बहुत अच्छा प्रश्न है। 11 का ये हो जाएगा सीधा उत्प्रेक्षा, ठीक है। आपको बहुत बार ये सब प्रश्न में एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। 12 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 12 का क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या कहता है आपको यह फिर से मैं बता रहा हूँ, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय उपमान में अभेद प्रकट होता है। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें।
तरनी, तनुज, तट, तमाल, तरमल, बहुछाई बहुत आसान है। अनुप्रास, अमक, सलेस या उपमा। तो किसका उदाहरण है 13 का अनुप्रास अलंकार का, क्योंकि तरनी मतलब त तक क्या हो रहा है, बार बार हो रहा है वर्णों का आवृत्ति, ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है, शब्द अलंकार नहीं है, अनुप्रास, अमक, सलेस, रूपक। शब्द अलंकार के भेद पूछ रहा है, 14 का सी हो जाएगा, क्योंकि सलेस अलंकार नहीं है। शब्द अलंकार के हमने भेद बताए थे, अनुप्रास, अमक, रूपक और बहुत सारे अलंकार होते हैं, ठीक है। अलंकार को शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। जहाँ पे शब्द के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पे शब्द अलंकार, और अर्थ के माध्यम से जहाँ पे क्या होता है, चमत्कार उत्पन्न होता है, ठीक है, उसकी सुंदरता बढ़ता है, वहाँ पे अर्थ अलंकार कहा जाता है। 15 जयसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सा, पद्मावत, रसविलास, विज्ञान गीता, श्रृंगार लहरी। तो जयसी द्वारा पद्मावत लिखी गई थी, आपको भूलना नहीं है। निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से सही विकल्प को चयन करना है। काली घटा से घमंड घटा कौन सा अलंकार, अमक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, उपमा। तो काली घटा में कौन सा अलंकार है, यह आपको भूलना नहीं है। 16 का आंसर हो जाएगा, ये अमक अलंकार छिपा हुआ है, ठीक है। अमक के बारे में ये भूलेंगे नहीं। अमक अलंकार क्या कहता है, इसका परिभाषा क्या कहता है, यह भी आपको समझ में आना चाहिए। जहाँ एक शब्द 2 बार या अधिक बार आवे वहाँ पे अमक अलंकार कहा जाता है। सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। यह कौन सा अलंकार है, देखिए स का क्या है, बार बार हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इस मतलब सारंग ले चली सारंग, ठीक है। तो 17 का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा अमक अलंकार। अमक अलंकार का कहने का तो होता है कि जहाँ पे शब्द 2 बार आए या अधिक बार आए उसका अर्थ बदल जाए। तो देखिए सा का क्या हो रहा है, कितना बार आवृत्ति, 1 2 3 4 5, ये सा का आवृत्ति बार बार हो रहा है, तो जहाँ यह अमक अलंकार होता है। उसी प्रकार अनुप्रास में क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति होता है अनुप्रास में, ठीक है। अनुप्रास में वर्णों का आवृत्ति होता है, और अमक में क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति के साथ साथ अर्थ में क्या होता है, परिवर्तन होता है, अलग अलग अर्थ देता हो जहाँ पे, ठीक है। सारंग गई चोट मतलब सारंग का अलग अलग हर जगह पे अर्थ निकलेगा। 18 है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार छिपा हुआ है। 18 का आंसर हो जाएगा सी, क्या होगा सी, रूपक अलंकार छिपा हुआ। रूपक के बारे में हमने अभी भी आपको बताया था, चर्चा किया था कि रूपक अलंकार जहाँ पे उपमा और उपमान में थोड़ा सा समानता हो, ठीक है, भेद आरोप प्रकट करता हो, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, यमक, अनुप्रास, सलेस, उपमा। तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, आपको ये सब बात भूलना नहीं है, इसीलिए हम इतना क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। 20 का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अमक। शब्द अलंकार के बारे में पूछ रहा है, 20 का आंसर हो जाएगा डी। उत्प्रेक्षा अलंकार शब्द अलंकार का भाई नहीं है, ठीक है। बाकी उपमा है, रूपक है, यमक है, इस सलेस है, ये सब क्या है, शब्द अलंकार के भेद होते हैं। वक्रुति है, पुनरावृत्ति है, ये सब शब्द अलंकार के भेद, विवक्षा, ठीक है। चूंकि कितने टोटल होते हैं तो 6 होते हैं, कौन कौन, अनुप्रास हो जाता है, यमक हो जाता है, वक्रुति हो जाता है, सलेस हो जाता है, पूर्णयुक्ति हो जाता है और विवक्षा। इस तरह से टोटल मिला करके 6 हो जाते हैं इसका भाई। शब्द अलंकार के कितने भाई हैं, तो 6 भाई हैं। कभी भी एग्जाम हॉल में पूछेगा कि शब्द अलंकार के कितने भाई हैं, तो 6। उसी प्रकार अर्थ अलंकार के, तो देखिए अर्थ अलंकार विभावना हो गया, उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अनुयुक्ति, भातिमान, दीपक, अर्थात 2 4 6 और 1 7 अलंकार हो जाते हैं किसका, तो अर्थ अलंकार के। और ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन आपको इतना मेन चीज़ है, खास करके शब्द अलंकार के बारे में जरूर पूछेगा। तिरछी बरछी रे बरछीनी खलन के, इस पंक्ति में अलंकार के बारे में आपसे पूछा है। 21 का आंसर जो है से सी हो जाएगा, अमक अलंकार, ठीक है। अमक अलंकार के बारे में अभी हमने बताया था, जहाँ पे अक्षरों की आवृत्ति शब्द के बार बार हो, दोहराता है शब्द, ठीक है, लेकिन अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, हर बार उसका अर्थ क्या हो जाता है, बदल जाता है, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। 22 निर्देश दिए गए पदांश में पढ़ करके अर्थ समझिए। यहाँ पे बहुत लंबा है, लेकिन इसे आपको बनाना नहीं है, ठीक है।
तो इस चल ले, लेकिन हाँ पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है। जरा सा आप कविता को पढ़ते चलें। और यहाँ पे अलंकार देखें, बहुत दिनों बाद मुझे धूप में बुलाया, ताजे जल नहा पवन श्वेत वसन आई, खुल लान में बैठ गई दमकती लुलाई। देखिए पंक्ति मैं पूरा कविता इसलिए दिया हूँ कि इस पंक्ति से कोई भी, इस कविता से कोई भी पंक्ति आपको उठा करके दे देगा तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे। सूरज खरगोश धवल गोद उछल आया, बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया, नभ के उदान छत्र तले भेज टीला, पड़ा हरा फूल कढ़ा मेष पोज पीला, वृक्ष खुली है पुस्तक हर पृष्ठ फड़फड़ाता, बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया है, पैरों में मखमल की जूती सी क्यारी, मेघन का गोल बुनाती सुकुमारी, डोलती सलाती हिलता जल लहराता, बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया, मुझे धूप ने बुलाया में अलंकार पूछ रहा है। तो उपमा, रूपक, मानवीय या अनुप्रास, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि ये सब प्रश्न कहीं आपको जल्दी मिलेगा नहीं। तो 22 का आंसर क्या होगा, फटाक से मेरा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, अन्यथा हम तो है ही हैं। आंसर हो जाएगा सी, मानवीकरण अलंकार है। 23, ठीक है 23, जहाँ उपमा निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, रूपक, उत्प्रेक्षा, अपूर्ति अलंकार या उपमा अलंकार। तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार कहने का अर्थ है कि जहाँ पे उत्प्रेक्षा मतलब होता है जहाँ पे उपमा की संभावना अथवा कल्पना कर ली जाती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, उपमान का आरोप किया जाता है, अर्थात मान लिया जाता है निषेध करके, ठीक है, उपमा का निषेध करके। 24 है, जहाँ उपमा और अनेक उपमाओं की शंका होती है वहाँ पे कौन सा, अमक, सलेश, भांतिमान, असंदेह। तो क्या पूछ रहा है, शंका होती है। तो 24 का आंसर हो जाएगा सटीक डी, ठीक है, संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार का परिभाषा यहाँ दे रहा है, जहाँ उपमा में अनेक उपमानों की शंका होती है, शक हो रहा है, वहाँ पे संदेह अलंकार होगा। 25, रहमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोई, बारे उजारे करे पढ़े अंधेरे हो। 25 का आंसर सटीक हो जाएगा डी, क्या होगा, डी, यह भूलेंगे नहीं, सलेश अलंकार। सलेश अलंकार कहने का अर्थ होता है जहाँ पे शब्द में दो अर्थ चिपका हुआ है, या तो फिर जहाँ पे शब्द में हाँ दो अर्थ निकलते हैं। 26 है, सुगम मौन सर सी रूह लोचन, पंक्ति में कौन सा अलंकार छिपा हुआ है। 26 का बी, क्या है 26 का बी, उपमा। उपमा में क्या होता है यह आपको ध्यान रखना है कि उपमा में जहाँ अत्यंत, जहाँ पे एक वस्तु की प्राणी की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। चरण कमल बंदो हरियाई, पंक्ति में यहाँ पे देखिए कौन सा अलंकार छिपा, सलेश, उपमा, रूपक या अतिशयोक्ति। तो यह क्या है, उपमा अलंकार का सटीक उदाहरण है 27 का, ठीक है। क्यों, देखिए रूपक का, ठीक है, जहाँ पे अत्यंत गुण की समानता होती है, जहाँ पे उपमा और उपमान को मान लिया जाता है वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। सलेश अलंकार जहाँ पे चिपका हुआ है, जहाँ एक अर्थ में अनेक एक शब्द में अनेक अर्थ चिपका हुआ रहता है। उपमा में जहाँ पे बढ़ा चढ़ा करके, जहाँ उपमा अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जहाँ एक प्राणी के दूसरे प्राणी से तुलना की जाती है वहाँ पे उपमा अलंकार। रूपक में उसी का जस्ट दूसरा भाई है, जहाँ पे उपमा और उपमान को मान लिया जाता है, कल्पना कर लिया जाता है वहाँ पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। अभेद आरोप करता है वहाँ पे रूपक अलंकार। अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा करके कहना किसी कथन को, ठीक है, वहाँ पे अतिशयोक्ति। पटपित मानहु तंडित रुचि, पटपित मानहु तंडित रुचि, सूचि नौमी जनक सुतवार, पंक्ति में कौन सा अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, सलेश। तो 28 का आंसर आपको देना है, सटीक आंसर दे देंगे तो अच्छी बात है। यह उपमा अलंकार अभी भी हमने बताया था जहाँ पे क्या होता है, अभेद प्रकट किया जाता है, ठीक है, उपमा में, अर्थात एक वस्तु से दूसरे वस्तु में तुलना की जाती है, उपमा की जाती है, ठीक है। जैसे राजा को रानी से या राजा को रंग से तुलना किया जाता है तो वहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। रूपक जहाँ पे क्या होता है, उपमा और उपमान का थोड़ा अभेद प्रकट किया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा कहने का अर्थ होता है जहाँ उपमा और उपमान अथवा कल्पना कर ली जाती है वहाँ पे। और रूपक में जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण क्या होता है उसमें अभेद प्रकट किया जाता है। सलेश चिपका हुआ, जहाँ अर्थ में चिपका।
29 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? सलेश, विप्सा, उपमा या वक्कृति। यहाँ पे शब्द अलंकार के बारे में पूछ रहा है 29 का, तो 29 का आंसर हो जाएगा सी। सी क्या है? उपमा अलंकार का। यार यहाँ पूछ रहा है कि शब्द अलंकार के कौन सा भाई नहीं है, तो उपमा अलंकार ये जो है से शब्द अलंकार का भाई नहीं है, ये अर्थ अलंकार का भाई है। ठीक है, उपमा अलंकार आपको भूलना नहीं है। अर्थ अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अनुक्ति, वो भातिमान, दीपक, ये सब क्या है? उपमा अलंकार के अर्थ अलंकार के भाई हो जाते हैं। विभाना ये सब अर्थ अलंकार के। पर शब्द अलंकार के कौन कौन हो जाएगा? सलेश हो जाएगा, वक्कृति हो जाता है। ठीक है, सलेश अलंकार के यमक, सलेश, वक्कृति, पुनरुक्ति, विप्सा और अनुप्रास, ये सब शब्द अलंकार के भेद हो जाते हैं। पुत कपुत तो क्या धन संचय, पुत कपुत तो क्यों धन संचय, उपयुक्त अलंकार को छाटना, छेकानुप्रास, लेटानुप्रास, वित्यानुप्रास या अंत्यानुप्रास। तो यहाँ पे पूछ रहा है पुत कपुत तो क्या धन संचय, पुत सपुत तो क्या धन संचय। अर्थात पुत्र अच्छा हो जाने के बाद क्या होता है कि धन को अपने वह संचय कर लेता है, जमा कर लेता है, तो यह लाटा अनुप्रास होगा। ठीक है, कैसे आपको यहाँ बात समझना होगा। हमने बताया था कि अनुप्रास के भी भेद होते हैं। कौन कौन? छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वित्यानुप्रास और एक अंत्यानुप्रास, ये 5 होते हैं। ठीक है, अनुप्रास के भाई। तो यहाँ पे क्या होता है? वर्ण की आवृत्ति क्या होता है? बार बार होता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि अर्थ में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, वहाँ पे लाटानुप्रास होता है। इस किस गण का उदाहरण है? जगन, सगन, रगन, तगन। तो यह सगन का है। हमने फार्मूला बताया है अमता, राज, भान, सलगा। देखिए यह है जो यह एग्जाम्पल है, चिन्ह है, यह लघु गुरु, लघु कहलाता है, और ये जैसा है यह गुरु कहलाता है, मतलब बड़ा। ठीक है, और इससे पहले आपको व्याकरण पर ध्यान रखना होगा। हास्य स्वर और दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो इसको आपको पढ़ करके जाना है। दीर्घ स्वर को गुरु स्वर बोला जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या 7 होती है, और हास्य स्वर की संख्या 4 होती है, यह आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हास्य स्वर कौन कौन है वो तो यहाँ हम बताएंगे नहीं, लेकिन सिंपल सी बात समझ लीजिए कि अमता, राज, भान, सलगा में देखिए यहाँ पे क्या है? यह है, तो यह में छोटी ई की मात्रा है यहाँ पे, तो यह हो जाएगा गुरु। ठीक है, सॉरी लघु। उसके बाद माँ आ गया, अर्थात या आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा गुरु हो जाएगा, और यहाँ पे लघु हो जाएगा, यहाँ गुरु हो जाएगा, फिर यहाँ गुरु ता है तो गुरु, फिर यहाँ रा है तो गुरु, ज है तो यह लघु हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बैठा करके देखना है। तो यहाँ पे टोटल गणों की संख्या कितना होता है? 8 होता है। गण हो जाएगा, ठीक है, मगन हो जाएगा, तगन हो जाएगा, रगन हो जाएगा, जगन, भगन, नगन, सगन, और 3-3 का पेयर लेना है, 3-3 का जोड़ा लेना है। ठीक है, 3-3 का जब भी हो जाए, फिर अंतराज में फिर म का मगन हो जाएगा। तो इस तरह से सगन में ये देखिए सगन का ये सबसे नीचे लास्ट वाला ये सबसे सटीक आंसर हो जाता है। ठीक है, सगन का। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मिलाना है। क्यों? देखिए कमल में क्या है ना, सबसे पहले कमल को बैठाइए, 1 1 और ये, तो इस तरह से यह चिन्ह को मिला करके आपको चलना है। तो ऐसे मिलाएंगे तो आपका यहाँ पे आंसर सटीक हो जाएगा। सेकेंड है करते अभिषेक, पयोध है बलिहारी इस देश की, है मातृभूमि तू सत्य ही, सगुन मूर्ति सवेश की। निम्न में क्या है? गीतिका है, हरि गीतिका, उलाला है, रोला है। तो 2 का आंसर उलाला हो जाएगा। थर्ड है भगन का सही सूत्र क्या है? भगन आपसे पूछ रहा है, ये में देख लीजिए बी सी डी। तो इसमें क्या है कि एक दोनों जो है से गुरु दे दिया है और एक लघु, इसमें ये एक लघु सॉरी एक गुरु 2 लघु, इसमें एक गुरु 1 लघु और 1 गुरु, इसका है 1 गुरु, ठीक है, सॉरी 1 लघु और 2 गुरु। तो इस तरह से आपको भगन के बारे में पूछा है। तो भगन के हमने फार्मूला बताया था भान सलगा, क्या हो जाता है? भान सलगा, ठीक है। तो भगन के बारे में क्या हो जाएगा? सटीक आंसर भान सलगा। 3 का पेयर लेना है, क्या लेना है? 3 का। तो इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, अर्थात गुरु लघु फिर लघु। तो इस तरह से ये आंसर सही हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ध्यान रखेंगे, थर्ड का बी। 4 से कवित छंद का अभेद कौन सा है? मन हरण, देव घनार्ची, मत ज्ञान, डी है रूप घनार्ची। तो 4 का आंसर थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड मत ज्ञान। यह आपको भूलना नहीं है।
5 है करते अभिषेक प्रयोद है बलिहारी इस देश की, है मातृभूमि तु सत्य की सगुन मूर्ति सर्वेश की। यह पंक्ति 2 बार रिवीजन हो गया है, इसलिए आपको इसको टेंशन नहीं लेना है, यह उलाला है। निम्नलिखित किस छंद का उदाहरण है? बुरा जो देखा मैं चला बुरा न मिलिए को, जो मन देखा आपने मुझसे बुरा न को। किस छंद का उदाहरण? चौपाई है, सोठा है, दोहा है या बेरवे रामायण है, बेरवे छंद है। तो 6 का आंसर 3rd, ये क्या है? दोहा है। हमने तो पढ़ा है 9-10 में कबीरदास का बुरा जो देखा मैं चला बुरा न मिलिए को, तो यह क्या है? वो दोहा है। कुंडलियाँ छंद का चयन कीजिए। बिन पग चले बिन सुन बिन कान्हा, बिन कर्म करे विधि नाना। बी है चंपक हरव यज्ञ मिली अधिक सुहाई, सब भांति सुहासित हो जहाँ समता के सुख नेयर, पातो सब झर जाई ताऊ झाऊ में रहिए। तो 7 का आंसर हो जाएगा। देखिए कुंडलिया का अर्थ होता है जहाँ पे 11 + 13 का यथी हो, पेयर हो, अर्थात 24 मात्रा होना चाहिए, तब वह कुंडलियाँ का अंतर्गत होता है। तो कुंडलियाँ के आपको बैठा करके देखना है। तो इस तरह से आंसर 7 का तो हो जाएगा। 8 है इनमें से कौन सा छंद प्रथम और तृतीय चरण में 15-15 की मात्रा होती है? 8 का आंसर हो जाएगा सटीक उलाला है। क्या है? 15 और 15 की मात्राएं होती है, तो इसमें 8 का आंसर हो जाएगा उलाला है। निम्नलिखित पंक्ति छंद पहचानिए। सूरज धीरज सुही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रिजु जोरे। चौपाई है, छप या कविता उपजाती है। तो 8 का आंसर 9 का आपसे पूछा है, यह चौपाई है। क्या है? चौपाई है। इस तरह से हमने आज का क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ।